नमस्कार, स्याही की सृष्टि में आपका स्वागत है। आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है परदेसी पहुना। आई एम होम। समीर ने अपना बैग रखकर टाई की नोट ढीली करते हुए कहा। अपने में ही गुम बनी हुई मुझे न तो उनकी गाड़ी के आने का पता चला और न ही डोरबेल बजने का। पता नहीं कब बेटी शीरी ने उनके लिए दरवाज़ा खोला था। समीर बहुत मेहनती और महत्वाकांक्षी हैं। 4 साल पहले जब कंपनी की तरफ से एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए उन्हें ऑस्ट्रेलिया आने का मौका मिला तो बिना एक पल भी गंवाए उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया था। इस एक मौके को पाने के लिए समीर ने पिछले कई महीनों से भूख प्यास सोना जागना सब कुछ भूलकर केवल एक मशीन की तरह ही काम किया था। कॉफ़ी का मग समीर की तरफ बढ़ाया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मैंने उनसे पूछा, मेरा पार्सल? ओह नो, आज फिर से भूल गया। वर्कलोड बहुत था ना, कल करता हूँ पक्का। शीरी जो वहीं बैठी हुई थी ने बीच में ही टोका। नॉट फेयर पापा, लास्ट 3 डेज से आपका सेम एक्सक्यूज होता है। सॉरी बच्चा, कल पक्का, गॉड प्रॉमिस। उसकी तरफ देखते हुए समीर वहाँ से उठकर अपने कमरे में चले गए। शीरी हमारी इकलौती बेटी है। जब हमने उसे ऑस्ट्रेलिया जाने की बात बताई थी तो उसने साफ साफ कह दिया था, मैं तो दादू दादी के साथ इंडिया में ही रहूंगी। और उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए दादी बोल पड़ी थी, बिल्कुल, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन शीरी के जाने से तो घर ही सूना हो जाएगा। और यहाँ कितने फ्रेंड्स हैं इसके, वहाँ अनजान देश, नई भाषा, नया कल्चर। शीरी ने अपनी दादी के कंधे पर सिर रखकर उन्हें कस के हक किया था और बोली थी, नो मीन्स नो। तब पापा जी ने उसे कितने प्रभावशाली ढंग से समझाया था, हमारी शीरी बेटी इतनी इंटेलिजेंट है कि जहाँ भी जाएगी झट से वहाँ की लैंग्वेज सीख लेगी। और नेचर तो इतना फ्रेंडली है कि बच्चों को क्या, बूढ़ों को भी अपना फ्रेंड बना लेगी। वैसे ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में लगभग 1 करोड़ इंडियंस रहते हैं और इंग्लिश तो आजकल सभी देशों में बोली जाती है। तुम फिक्र ना करो, इजीली सब कुछ मैनेज हो जाएगा। पापा जी बातों के जादूगर हैं। उन्होंने बेटे के सुनहरे भविष्य का हवाला देकर अपने दुलार और मम्मी जी की ममता को एक गठरी में बांधकर उसी पनछत्ती पर पीछे सरकाकर रख दिया जहाँ से सामान भरने के लिए लगेज बैग उतारे गए थे। पैकिंग शुरू हो गई, कपड़ों की भी और ज़रूरी सामान की भी। ज़रूरी शायद सामान ही होता है, भावनाएं तो जितनी अनमोल उतनी ही गैर ज़रूरी भी। मायका और ससुराल दोनों एक ही शहर में होने की वजह से मैं कभी दूसरे शहर घूमने के लिए भी नहीं जा सकी थी। अचानक से ऑस्ट्रेलिया जाना और वहाँ रहने का अनुभव पा लेना हमारे लिए एक अचीवमेंट ही था। विदेशों में रहना कितना ग्लैमरस होता है ये आज तक केवल मूवीज़ में ही देखा था। कोई सपना साकार सा होता दिखाई दे रहा था। मेरे मायके में भी पता चल गया था कि समीर के साथ मुझे और शीरी को भी जाना है। मम्मी पापा और छोटा भाई पंकज सब मिलने आ पहुँचे। उनकी आंखों में हमारे बेटर फ्यूचर के लिए चमकीली आस थी। लेकिन बेटी दामाद और नातिन को इतनी दूर भेजना तो उनके लिए भी कष्टकारी ही था। दोनों माएँ हमें असीसती जाती और अपनी आंखें पोंछती जाती। डोरबेल बजी। शीरी ने दौड़कर दरवाज़ा खोल दिया। बुआ! बुआ शब्द सुनते ही मेरे कान रसोई में भी चौकन्ने हो गए। व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, सुबह सुबह अकेले? समीर ने पूनम दीदी के चरण स्पर्श करते हुए कहा। पूनम दीदी ने उनके सिर पर स्नेहिल हाथ धरते हुए बनावटी गुस्से से कहा, सरप्राइज? भुलक्कड़ राम, आज राखी है। मम्मी से पता चला कि तुम्हें कंपनी के काम से कुछ टाइम के लिए बाहर जाना है तो मैं ही आ गई। मैं आपसे बात करने ही वाला था। तो करो। समीर झेप गए। मुझे पूनम दीदी की नेचर बिल्कुल पसंद नहीं। 4 लोगों के बीच में इन्हें कुछ भी बोल देती हैं। माना कि वो बड़ी बहन है, लेकिन ये भी तो अब बच्चे नहीं हैं। 10 साल हो गए हमारी शादी को। 9 साल की बेटी के पिता हैं वो। अरे पंकज, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पूनम दीदी ने अब ध्यान दिया कि ड्राइंग रूम में उनके भाई के अलावा और भी कई लोग बैठे थे। पंकज ने आगे बढ़कर दीदी के पैर छुए और बोला, अच्छी चल रही है दीदी। आपकी तबीयत कैसी है? पता चला था कि पिछले दिनों जॉन्डिस हो गया था आपको। जीवन है,
कुछ ना कुछ चलता ही है। फिर मम्मी जी से गले मिलकर बोली, मम्मी मैं जल्दी ही निकलूंगी आज। ये क्या बात हुई? एक तो अकेली आई और आते ही जाने की बात करने लगी। प्रशांत और बच्चों का घर पर रुकना ज़रूरी था क्योंकि शिवानी के आने का प्रोग्राम है। मैं उन्हें बोलकर आई हूँ कि जब तक मैं घर लौटूं शिवानी को रोक कर रखें। अरे शिवानी का भाई और बच्चे तो हैं ना घर पर, मम्मी जी ने टोका। नहीं माँ, बेचारी साल भर में 1-2 बार ही आ पाती है। एक तो दूर की बात, उस पर छोटे छोटे बच्चे, मेरे बिना उसे अच्छा नहीं लगेगा। छोटी हो या बड़ी, बहनों को तो बस मान सम्मान चाहिए। मुझे उनकी बात का मतलब समझ में आ गया था। रसोई से बाहर आकर मैंने भी पूनम दीदी के पैर छुए और उनसे गले मिली। आपकी तबीयत कैसी है दीदी? मैंने पूछा तो मुझे नज़रअंदाज करते हुए पापा जी से बोली, पापा आप भी यहीं आ जाइए, जल्दी से सबको राखी बांध देती हूँ। जल्दी से क्यों? पापा ने समीर के पास ही सोफे पर बैठते हुए पूछा। भद्रा काल शुरू हो जाएगा ना, इतनी देर से चुप बैठी मेरी मम्मी ने बताया। हाँ इसीलिए जल्दी कर रही हूँ। यहाँ अपने भाई भाभी को तिलक करके शिवानी का त्योहार भी करवाना है। पूनम दीदी बार बार अपने जिम्मेदार होने का एहसास मुझे करवाई जा रही थी। भद्रा काल क्या होता है नानी? शीरी ने पूछा। अशुभ होता है बेटे। भद्रा काल में रावण ने शूर्पणखा से राखी बंधवाई थी। ओ, इसीलिए उसकी नोज कट गई और रावण के 10 हेड। अच्छा अच्छा बोलो शीरी। मैंने शीरी को डांट दिया तो वो मुंह फुलाकर बैठ गई। देखो तो मैं शीरी के लिए कौन सी राखी लाई हूँ। शीरी तब भी नहीं हिली तो पूनम दीदी ने गोल्डन रैपर से कवर किया हुआ एक गिफ्ट बॉक्स अपने बैग में से निकाला। शीरी उसे देखते ही खुश हो गई, दौड़कर बुआ के पास आ बैठी। बुआ राखी बांधना सबसे पहले किसने शुरू किया था? द्रौपदी ने। पूनम दीदी राखियों को थाली में रखते हुए बोली। जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल पर अपने सुदर्शन चक्र से वार किया तो उनकी उंगली भी घायल हो गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्लू से एक कतरन फाड़कर भगवान की उंगली पर बांध दी थी। वो तो कपड़े की पट्टी थी ना, राखी थोड़ी ही थी। बेटे समय बीतते बीतते राखियों के रूप बदल गए। पूनम दीदी समीर के माथे पर तिलक लगाते हुए बोली। फ्यूचर टाइम में राखी का क्या रूप बदलेगा बुआ? इस प्रश्न पर पूनम दीदी के हाथ रुक से गए और आंखें नम हो गई। ऐसा क्या हुआ कि बच्ची के एक साधारण से सवाल पर सभी की आंखें भर आई? सच ही तो था, राखी का रूप तो आने वाले टाइम में बदलने ही वाला था। इस समय ड्राइंग रूम में 2 बहनें अपने अपने भाइयों को अपनी नज़रों के सामने बैठाकर अपने हाथ से तिलक राखी करके उनके सिर पर हाथ रखकर अपना पूरा स्नेह उन पर सुरक्षा कवच सा पहना रही थी। लेकिन परदेश जाने के बाद, दीदी चलो अब कुछ खा लो। राखी बंधवाने के बाद मैंने पूनम दीदी से कहा। उन्होंने मेरे सिर पर भी स्नेहिल हाथ धरा। अभी तक गला रुंधा हुआ था उनका। समीर वहां से उठकर आए और मुझे सबसे अलग ले जाकर बोले, तुमने भी याद नहीं दिलाया मुझे, अब दीदी को क्या गिफ्ट दूं राखी का? सच ही कह रहे थे समीर। कल शाम ही तो गए थे हम सिटी मॉल शॉपिंग के लिए। राखी का रिटर्न गिफ्ट देने के लिए अपने भाई के लिए मैंने बहुत अच्छी ब्रांडेड शर्ट खरीदी थी। शीरी के लिए भी सुंदर सी ड्रेस ले ली थी और समीर के बार बार कहने पर मैंने भी 2 जीन्स अपने लिए खरीद ही ली थी। घर आकर सबसे छुपते छुपाते पहले मैंने वे जीन्स ही अपने पैकिंग वाले कपड़ों में सबसे नीचे छुपा दी थी। भूली कहाँ थी मैं पूनम दीदी के लिए गिफ्ट लेने की बात। लेकिन ये सोचकर कि वैसे ही ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी में इतना पैसा खर्च हो गया है, अगली बार देख लेंगे, कहाँ भागे जा रहे हैं हम। वैसे भी पूनम दीदी और उनके बच्चों के लिए क्या गिफ्ट लेती, सब कुछ तो है उनके पास। पूनम दीदी उम्र में ही नहीं अनुभवों में भी बड़ी हैं। वहीं से बोली, तुम्हारे पास टाइम कब होता है किसी की बात सुनने का? हर वक्त तो कानों में ईयर प्लग लगाए रखते हो। मैसेजेस और व्हाट्सएप देखने की आदत होती तो मेरा ही व्हाट्सएप देखकर समझ जाते ना कि आज राखी है और इतनी सुबह सुबह आ जाने वाली हूँ मैं। पास आकर अपने भाई के हाथ को अपने हाथ से सहलाते हुए बोली, मेरा उपहार तो तुम ही हो मेरे भैया। तुम्हें पता है, जब मैं छोटी सी थी, हर बार की तरह ताऊजी और ताईजी दीपक भैया को लेकर हमारे घर रक्षाबंधन मनाने आए थे।
फिर समीर का हाथ पकड़कर सबके बीच में ले गई और बोली, मम्मी से पूछो आगे का किस्सा। बताओ ना मम्मी, ऐसा क्या है जो दीदी जानती है और मैं नहीं? समीर ने उत्सुकता से पूछा। सबके बार बार कहने पर भी पूनम ने दीपक को राखी नहीं बांधी, अपनी जिद पर अड़ी रही। अब से मैं अपने ही भाई को राखी बांधूंगी। सबने खूब समझाया, हर तरह से समझाया। ये भी तो तेरा ही भाई है, पर इसकी तो जैसे सुई ही अटक गई थी। मेरा भाई जो हर समय मेरे पास रहेगा, मेरे मम्मी पापा को मम्मी पापा कहेगा, चाचा चाची नहीं। मेरे साथ खेलेगा, मेरे साथ पढ़ेगा, मेरे साथ सारे काम करेगा, जैसे अंजू का भाई करता है। मैंने इसे आंखें दिखाकर भी कहा, अच्छा ठीक है, वो जब आएगा तब आएगा, अभी तो कर दे दीपक भैया को टीका। पर क्या मजाल जो टस से मस हो जाए। बोली, आने वाला है, उसी को ही करूंगी टीका। यूं समझ लो कि उस समय इसकी जबान पर सरस्वती बैठी थी। अगली राखी से पहले इसने अपना भाई बुला ही लिया। माँ चुप हुई तो पूनम दीदी अपना बैग कंधे पर टांगते हुए बाहर निकलते निकलते बोली, समझे बच्चू? पापा जी ने समीर को एक बड़ा सा कार्टन पकड़ाते हुए दीदी के साथ कर दिया। उस कार्टन को देखते ही मेरी आंखें चौड़ी हो गई। जरूर मम्मी जी ने कोई कीमती साड़ी पूनम दीदी के लिए पहले से ही ला रखी होगी। मुझसे छुपाकर पैक भी कर दिया। न जाने क्या क्या देते रहते हैं अपनी लाडली को। मुझे क्या, सारा घर दे दो उठाकर। समीर ने वो कार्टन गाड़ी में रख दिया और दूसरी तरफ से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठने लगे तो दीदी बोली, ये सब लेकर तुम कहाँ मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा, चली जाऊंगी, तुम अपना ऑफिस देखो। ऑल द बेस्ट समीर। पूनम दीदी के फ़ोन पर रिंग हो रही थी। उन्होंने हाथ के इशारे से ही समीर को अपने साथ आने से मना कर दिया और जीजा जी का कॉल रिसीव किया। मैं निकल गई हूँ, आधे घंटे में पहुँच जाऊंगी। दीदी ने मम्मी जी, पापा जी और बाकी हम सबको बाय के अंदाज में हाथ हिलाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। जब से ऑस्ट्रेलिया आए हैं हर दिन केवल एक तारीख बनकर गुजरा है। कैलेंडर के पेज पलटते गए, लेकिन मेरी दिनचर्या वही बनी रही। इन 4 सालों में ये तो खूब अच्छे से समझ आ गया कि मुझे दूर के ढोल ही सुहावने लगते थे। सिनेमा के पर्दे पर दिखाया जाने वाला ग्लैमर असल जिंदगी में नहीं होता। पति रोज अपने ऑफिस के कामों में बिजी रहते हैं और बेटी अपनी स्टडीज में। मैं या तो सारा दिन टीवी पर, फोन पर या अपने आप को घर के कामों में उलझाकर टाइम पास किया करती हूँ। जिन लोगों के पास रहते हुए कभी लगाव महसूस नहीं कर पाई थी, यहाँ इतनी दूर रहकर क्यों उन सब की एक एक बात याद आती है। दिवाली पर जो जगमग होती थी वो केवल कुछ दियों से नहीं थी, बल्कि उन सब की आशाओं, उम्मीदों, विश्वास, कोशिशों और आशीर्वादों की रोशनी होती थी। आसमान के सितारे भी फीके लगा करते थे उस चमक के सामने। हम लेडीज से पहले तो पापा जी किचन में खड़े होते थे। कोई भी तीज त्योहार उनके पकवानों के बिना अधूरा ही था, फिर चाहे वो बेसन के लड्डू हों या मुंह में घुल जाने वाले गुलाब जामुन। करवा चौथ पर पहली शाम से ही मम्मी जी हल्ला मचाने लगती, काम तो कभी खत्म नहीं होते, ये सब छोड़ो, मैं संभाल लूंगी, तुम मेहंदी लगवाने चली जाओ। मैंने पूनम को भी बुला लिया है। दोनों ननंद भाभी पहले अपनी शक्लें सुधरवा लेना, डॉली के पार्लर में अपॉइंटमेंट भी ले लिया है। आधी रात को ही जगाकर मुझे अच्छे से नाश्ता करवा देती, ताकि पूरे दिन के निर्जला उपवास में कहीं चक्कर खाकर गिर न जाऊं मैं। आशीर्वाद के रूप में कुछ ना कुछ हमेशा मेरे हाथ में रख देते थे। होली के गुलाल में वो खुशबू और रंग ना होते थे जो उस गैदरिंग में होते थे, जब रंगे पुते, भीगे भागे और थके थकाए हम सब इधर उधर लुढ़क रहे होते और मम्मी जी रसोई से ही आवाज़ लगाकर कहती, बहू पहले शीरी को नहलाकर सूखे कपड़े पहना दे, नहीं तो उसे ठंड लग जाएगी, तब तक मैं खाने के लिए इंतजाम देख लेती हूँ। मुझे तो अपना और शीरी का काम ही कितना भारी दिखता था, और वे दोनों व्रतजन हमारे लिए ढेरों वैरायटीज़ तैयार कर देते थे। मैं जानती हूँ हुई आठे का व्रत केवल लड़के की माँ ही रख सकती है, लेकिन ना तो उन्होंने मुझे कभी लड़का ना होने का ताना दिया और ना ही ये व्रत करने से रोका। कहती थी,
आजकल की बेटियां बेटों से भी बढ़कर होती हैं, एक नहीं 2 घरों की रौनक होती हैं वो। सास बहू के सीरियल देखती हो और फिर इमोशनल हो जाती हो। कितनी बार कहा ऐसी हालत में खुश रहना ज़रूरी है। मुझे खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी भी तो है ना। बिल्कुल है, बोलो क्या खिदमत करूं। मेरी राखियां तक तो भेजी नहीं इंडिया, तुम क्या ही खिदमत करोगे मेरी। समीर के फ़ोन पर मैसेज आया। उन्होंने देखा और फ़ोन उठाकर बालकनी में चले गए। आज सूरज कौन सी दिशा से चमका। समीर हमसे बातें कर रहे थे, अपने हेडफोन्स दूर रखकर, और मैसेज भी देख रहे थे। मैंने उनसे पूछा, खाना खाएं? कुछ देर ठहर जाओ, ज़रा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आया है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। शीरी ने झटपट गेट खोल दिया। लॉक खुलने की आवाज़ सुनकर मैं झुंझलाती सी अपने कमरे से ड्राइंग रूम में आते आते बड़बड़ा रही थी। कितनी बार कहा, जब तक डबल श्योर ना हो जाओ गेट मत खोलो। मामा! शीरी की खुशी आवाज़ में सुनाई पड़ रही थी। मामा शब्द सुनकर मैं तेज़ी से ड्राइंग रूम में पहुंची। सच में? पंकज, मेरा भाई, मुझसे मिलने यहाँ तक आ पहुंचा था। मैं दौड़कर उससे लिपट गई, उसका हाथ पकड़कर सोफे तक ले आई, आराम से बिठाया और खुद भी उसी के पास बैठ गई। कैसे हो पंकज? मम्मी पापा कैसे हैं? अपने आने का कोई फ़ोन, कोई मैसेज नहीं किया। पता है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी। 5 दिन बाद रक्षाबंधन है और तुम्हारे जीजू ने अब तक मेरी राखी नहीं भेजी। अपने भाई को सामने देखकर मेरी खुशी आंखों से छलक पड़ रही थी। ये सब छोड़ो, आप कैसी हो? मन लग गया यहाँ? अब तुम आ गए हो ना, मेरा त्योहार करने में अब मन लगेगा। अपने में ही मस्त मैंने इतनी देर बाद महसूस किया, दरवाज़ा अभी तक खुला हुआ था। घर में शीरी और उसके पापा नहीं थे। कहाँ चले गए समीर? देखो ना पंकज आया है। तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो? मैंने कहा तो समीर और शीरी घर के अंदर चले आए। तुम्हें पता है पंकज, रोजाना ऑफिस से आते ही खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन आज अभी तक तुम्हारे इंतजार में खाना भी नहीं खाया था। मैंने अवन से डोंगा निकालते हुए कहा। पंकज ने मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा बनाने के लिए मना कर दिया था, तो वही सब्जी और दाल गरम करके अब रोटियां बना रही थी। कमाल की बात थी, ना तो आज मुझे चक्कर ही आ रहे थे और ना बिखरा काम देखकर चिड़चिड़ापन हो रहा था। अगले दिन शीरी स्कूल के लिए और समीर ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। पंकज अभी सो रहा था। मैंने मन में तय किया कि उसके जागने से पहले काम धाम से फ्री हो जाती हूँ, फिर ढेर सारी बातें करूँगी अपने भाई से। पापा बेटी को बाय बोलकर गेट बंद करके वापस रसोई की तरफ ही जा रही थी। कारपेट में मेरा स्लीपर अटक गया और संभल ना पाने के कारण मैं पेट के बल औंधे मुँह गिर गई। गिरने की तेज आवाज़ के कारण पंकज की आंख खुल गई। वो बाहर आया। मेरी दशा देखकर वो घबरा गया। मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। समीर को कॉल किया। शायद वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे। फौरन से पहले गाड़ी घुमा दी। डॉक्टर ने मुझे एग्जामिन किया। काफ़ी क्रॉनिकल कंडीशन थी। फॉर्म फिल कर दीजिए, डॉक्टर बोली। समीर और पंकज हैरानी से उसे देख रहे थे। अभी ऑपरेट करना होगा, कहकर वो ओटी में चली गई। मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा था। मैं अब नहीं बच पाऊंगी। ऐसी हालत में तो अक्सर माँ और बच्चा दोनों। नहीं नहीं, मम्मी जी यहाँ होती तो मुझे ज़रूर बचा लेती। एनेस्थीसिया के असर से मुझे नींद सी आने लगी, लेकिन मेरा सबकॉन्शियस माइंड सचेत था और मैं बड़बड़ाई जा रही थी। क्या बातें हो रही थी वहाँ, मुझे कुछ कुछ समझ भी आ रहा था। लेकिन डॉक्टर, अभी बेबी प्री मैच्योर है, 30वां हफ्ता है। डजंट मैटर। मेरा डर यकीन में बदलता जा रहा था। भगवान का ही आसरा था। पता नहीं मैं कितनी देर सोई रही। जब आंखें कुछ कुछ खुली तो पूनम दीदी सामने बैठी थी। दीदी, आप और बेबी कहाँ है? अभी तुम आराम करो, हम सब यहीं हैं। बोलो ना दीदी, मेरा बेबी ठीक तो है ना? वो अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा 24 घंटों तक।
उसके बाद हम सब उसे लेके घर चलेंगे। बेडरूम को रंग बिरंगे गुब्बारों और स्टार्स से सजा दिया गया था। मेरी और पूनम दीदी की बेटी ने मिलकर बहुत मेहनत से नए बेबी का वेलकम प्लान किया था। जब हम घर आए तो वीकनेस तो बहुत महसूस हो रही थी, लेकिन अपनों का साथ और प्यार मुझे बहुत सुकून दे रहा था। अस्पताल के बेड पर तो शरीर में बेचैनी और पीड़ा ही महसूस होती रही, केवल शरीर में ही नहीं, दिल और दिमाग में भी। कि समझ पा रही थी कि उस दिन केवल पंकज अकेला ही नहीं आया था, पूनम दीदी भी आई थी। इसीलिए समीर और शीरी घर के बाहर इतनी देर तक खड़े थे। ओह, तो क्या पूनम दीदी बाहर से बाहर ही चली गई थी, केवल अपने भाई और भतीजी से मिलकर? और मैं, मुझसे नहीं मिलना था क्या उनको? क्या सोच रही हो? समीर मेरे पास वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोले। तुमने उस दिन दीदी को घर के अंदर आने को नहीं कहा, क्यों? अपने क्षितिज का एडमिशन हो गया है ना यहाँ की यूनिवर्सिटी में, इसीलिए उसके कॉलेज की फॉर्मेलिटीज़ और हॉस्टल का इंतज़ाम वगैरह देखने के लिए जीजा जी और दीदी पहले वहाँ चले गए थे। लेकिन जब तुम्हारी हालत का पता चला तो वे उल्टे पांव दौड़े चले आए। आज सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। पूनम दीदी बेबी को अपनी गोद में लिए बैठी थी। उनकी बेटी और शीरी राखियों को थाली में रख रही थी। प्रशांत जीजा जी और पंकज किचन का मैनेजमेंट संभाल रहे थे। समीर फ़ोन पर पापा जी और मम्मी जी से बात कर रहे थे। फ़ोन बारी बारी से सबके हाथों से होकर मेरे हाथों में भी आया। कैसी हो बेटा? अब ठीक हूँ मम्मी जी, आप कैसे हो? ये तो फूल ही नहीं समा रही जब से पोते की दादी बनी है, पापा जी खुशी से चहक रहे थे। और अपनी भी तो कहो, कैसे बच्चों की तरह अड़कर बैठ गए थे जब लास्ट मोमेंट तक वीज़ा नहीं आ सका था आपका? पंकज ने वीडियो बनाकर बेबी की कई पिक्स दादी दादा नाना नानी तक पहुंचा दी थी, जिनमें वो अपनी बहनों और बुआ से राखी बंधवा रहा था। छुट्टू छुट्टू से हाथ राखियों से पूरे भर गए थे। तो ये थी कहानी परदेसी पाहुना। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।